सभी को नमस्कार। हम लोग बिहार बोर्ड का इंग्लिश का बुक पढ़ रहे हैं, 12th क्लास का। और मैंने बताया था कि इंग्लिश का जो 12th का ये चैप्टर नंबर 1 है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसके लिए मैं 3 वीडियो लाऊंगा। एक वीडियो ऑलरेडी मेरी पढ़ चुकी है यूट्यूब पर, आप जाएंगे और उसको देख लेंगे। और देखने के बाद और ये पार्ट 2 वीडियो में पाएंगे। तो पार्ट 2 वीडियो में हम लोग, आपको पता है ना कि लाइन बाय लाइन इसका अर्थ निकाल रहे हैं। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसके राइटर कौन है? महात्मा गांधी जी हैं। यहाँ पर उनका परिचय हम लोग पार्ट 1 वीडियो में कर चुके हैं। पार्ट 1 वीडियो में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यहाँ पर महात्मा गांधी जी का परिचय किए हुए हैं। और यहाँ पर मैंने बताया था कि पार्ट 2 वीडियो में पैराग्राफ 1 से लेकर के पैराग्राफ 9 तक, पैराग्राफ 1 से लेकर के पैराग्राफ 9 तक करेंगे। और पार्ट 3 वीडियो में 10 से लेकर के 24 पैराग्राफ तक करेंगे। तो आप मेरे पास पैराग्राफ 1 से लेकर के 9 तक पढ़ने के लिए जुड़े हैं। अर्थात पार्ट 2 वीडियो में इसके पहले पार्ट 1 वीडियो डल चुका है, आप जाएं और उसको देख लें, ठीक है ना। आइए पार्ट 1 वीडियो, ये पार्ट 2 वीडियो है। लाइन बाय लाइन इसका अर्थ निकालेंगे, एकदम जैसे आप हिंदी पढ़ते हैं ना, और हिंदी पढ़ने से आपको समझ में आ जाता है ना अर्थ, ठीक वैसे ही यहाँ पर इसका अर्थ निकालेंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। देखिए लिखा है, आई बिलीव दैट। आई जहां भी लिखा गया ना, आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, कहीं भी लिखा रहेगा, इसका मतलब कि गांधी जी स्वयं के लिए कह रहे हैं। भाई गांधी जी लिखेंगे तो बार बार गांधी जी तो नहीं लिखेंगे ना अपने लिए, तो अपने लिए तो मैं ही ना लिखेंगे, तो इसीलिए लिखा आई। और यहाँ पर आई कौन है? गांधी जी। तो आप याद रखेंगे, जब भी शब्द में आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ मिलेगा तो आप समझिए कि गांधी जी स्वयं के लिए कह रहे हैं। तो आई बिलीव, बिलीव मीन्स क्या होता है? विश्वास। दैट, मुझे विश्वास है कि सिविलाइजेशन, लिखा है ना कि सिविलाइजेशन, दैट आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया हैज इवॉल्व्ड। इवॉल्व मीन्स क्या होता है? और मैंने बताया था, यदि आप मेरा पार्ट 1 वीडियो देखे हैं तो मैंने क्या बताया था आपको कि यहाँ पर वर्ड लिखिए और उसका मीनिंग यहाँ पर हिंदी मीनिंग लिखिए, उसका हिंदी मीनिंग यहाँ पर लिखिए, उसका हिंदी मीनिंग यहाँ पर लिखिए। यहाँ पर वर्ड्स लिख लीजिए और यहाँ पर हिंदी मीनिंग लिखेंगे। तो वर्ड क्या है? इवॉल्व। इवॉल्व मीन्स क्या होता है? विकास करना। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे, इवॉल्व मीन्स क्या होता है? विकास। इवॉल्व मीन्स क्या होता है? विकास, विकास करना, धीरे धीरे बढ़ना, धीरे धीरे बढ़ना। इसमें लिख सकते हैं कि धीरे धीरे बढ़ना, धीरे धीरे बढ़ना, धीरे 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 बढ़ना। तो भारत की जो सभ्यता है, और भारत की सभ्यता क्या है मैंने आपको बताया था। मैंने क्या बताया कि सर यहाँ पर भारत की सभ्यता क्या है? भारत की सभ्यता है सच बोलना, अहिंसा करना, भगवान में विश्वास रखना, बड़ों का आदर करना, अच्छा आचरण सीखना, लोगों का दिल जीतना। भारत का क्या है? भारत का ये सिविलाइजेशन है। और वेस्ट का सिविलाइजेशन क्या है? वेस्ट का सिविलाइजेशन क्या है? वो वस्तु प्रेमी है। वेस्ट का जो सिविलाइजेशन है वो वस्तुओं पर प्रेमी है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर वो गाड़ी चाहिए, उनको बंगला चाहिए, घर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, एसी चाहिए, कूलर चाहिए, उनको तमाशा भरी सब चीजें चाहिए। लेकिन गांधी जी कहते हैं कि ना ना, भारत की जो सिविलाइजेशन है, भारत की सिविलाइजेशन किस पर आधारित है भाई? तो सत्य बोलने पर, अहिंसा करने पर, भगवान में विश्वास रखने पर, एक दूसरे की मदद करने पर। भारत का सिविलाइजेशन ये है। तो आप याद रखेंगे, जब तक आप भारत का सिविलाइजेशन समझ नहीं पाएंगे तब तक आपको ये चैप्टर कैसे समझ आएगा? तो आप देख लीजिए, एक बार फिर से अपनी बात को दोहरा दूंगा। आप यहाँ पर ना जाइए, पार्ट 1 वीडियो एक बार देख लीजिए। आप देखेंगे ना तो अच्छा से इस लेक्चर को उस लेक्चर से कनेक्ट कर पाएंगे। मैंने क्या बताया था कि वेस्ट क्या है? गांधी जी यहाँ पर 2 सभ्यताओं की तुलना करते हैं, एक तो वेस्ट की और एक इंडिया की। तो ये वेस्ट किसको कहते हैं? इसको, मैंने क्या बताया था, इसको और इसको, ये तीनों मिलाकर के क्या कहेंगे? वेस्ट। इतना ही वेस्ट नहीं है, पर समझने के लिए बता दे रहा हूं कि देखो, नॉर्थ अमेरिका को, यूरोप को और ऑस्ट्रेलिया को क्या कहेंगे? वेस्ट। तो वेस्ट की तुलना गांधी जी इंडिया की सिविलाइजेशन से करते हैं। और गांधी जी क्या कहते हैं वेस्ट के बारे में कि जो वेस्ट की सिविलाइजेशन है वो मटीरियलिटी पर आधारित है, अर्थात इनको भौतिकवाद पर आधारित है, इनको वस्तुओं का सुख सुविधा चाहिए। लेकिन गांधी जी कह रहे हैं ना, हमें वस्तुओं का सुख सुविधा चाहिए नहीं, हमें मशीन चाहिए ही नहीं, हमें वो काम चाहिए जो हमने अपने हाथ और पैर से कर सके। गांधी जी यहाँ पर आप पढ़ेंगे ना, पढ़ाऊंगा ना तो आपको बताऊंगा। गांधी जी कहते हैं कि हम लोग को वैसा मशीन चाहिए ही नहीं जो लोगों के रोजगार को खा जाए और जिसमें अपना हाथ पैर का इस्तेमाल ही नहीं हो, तो हम उसके गुलाम बन जाएंगे, मशीनों के गुलाम बन जाएंगे। और वेस्ट का सिविलाइजेशन इसी पर आधारित है। वेस्ट का सिविलाइजेशन मशीनों पर आधारित है। इनको मशीन चाहिए, इनको घर चाहिए, बंगला चाहिए, घोड़ा चाहिए, एसी चाहिए, कूलर चाहिए, फ्रिज चाहिए, सब कुछ चाहिए वेस्ट को। लेकिन भारत के सिविलाइजेशन को क्या चाहिए? भारत का सिविलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि सच बोलना, अहिंसा, भगवान पर विश्वास, संतोष। संतोष बहुत बड़ा शब्द बोल दिया यहाँ पर ना, बार बार गांधी जी संतोष शब्द का इस्तेमाल करते हैं। संतोष मतलब कि हाँ भाई मेरी इच्छा है साइकिल, साइकिल हो गई, अब संतोष कर लीजिए। आप असंतोष होंगे
तो अब क्या एक मेंटल कंडीशन आपके सामने पैदा होगा, गांधी जी इसमें कहते हैं। आइए पढ़ेंगे ना तो अच्छे से समझ पाएंगे। तो आप याद रख लीजिए, वेस्ट है, ये तीनों वेस्ट है, ये तीनों मिलकर के वेस्ट बनाते हैं, और ये है इंडिया। तो गांधी जी इंडिया के सिविलाइजेशन की तुलना वेस्ट से करते हैं और कहते हैं कि वेस्ट किस पर आधारित है, वस्तु पर। उनको घोड़ा बंगला गाड़ी चाहिए, और भारत की सभ्यता सच बोलने पर, अहिंसा करने पर, दूसरों की मदद करने पर, भगवान में विश्वास रखने पर आधारित है। अब देखिए लिखा हुआ है कि आई बिलीव मतलब क्या हुआ, मुझे ऐसा, मैं विश्वास करके चल रहा हूं, मुझे विश्वास है ना। आई जहां लिखा रहेगा ना, ये गांधी जी के लिए समझेंगे। तो आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया इवॉल्व, इसका विकास हुआ है धीरे धीरे। और मैंने बताया था ना कि यहाँ पर वर्ड्स लिख लीजिए, इवॉल्व लिख लीजिए, और यहाँ पर इसका हिंदी लिख लीजिए, और आप अपना नोट्स स्वयं बनाएं। आपका स्वयं का बनाया गया नोट्स ना, वो ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। लिखा हुआ है कि इट इज नॉट बी बीटन, बीटन मतलब कि कोई इसको हरा ही नहीं सकता है, कोई इसको हरा नहीं सकता है। तो लिखा है कि इंडियन सिविल, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया हैज इवॉल्व, इसका विकास धीरे धीरे हुआ है। इज नॉट बी बीटन, इसको कोई हरा ही नहीं सकता है। इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड मतलब पूरी दुनिया में, तो भारत के सिविलाइजेशन को पूरे दुनिया में कोई हरा ही नहीं सकता है, गांधी जी कहते हैं। अगला लाइन लिखा है नथिंग कैन बी इक्वल, नथिंग मतलब कुछ भी, नथिंग मतलब क्या होता है भाई, कुछ भी, कुछ भी। इक्वल मीन्स क्या होता है, बराबर, बराबर। इक्वल नहीं पढ़ते हैं, इक्वल टू मतलब कि बराबर। तो नथिंग कैन बी इक्वल, नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाई आर इंसेस्टर। देखो सीड मतलब क्या होता है, बीज, सीड मीन्स क्या होता है, बीज। आप यहाँ पर लिख लेंगे, इसको शामिल कर लेंगे। सोन मतलब क्या होता है, बोया गया, सोन मीन्स क्या होता है, बोया गया। और आर इंसेस्टर, आर इंसेस्टर मीन्स क्या होता है, हमारे पूर्वज। इंसेस्टर मीन्स क्या होता है, पूर्वज। देखो मैंने बताया ना कि नथिंग कैन बी इक्वल, तो इसके बराबर कुछ है ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। लिखा है कि नथिंग कैन बी इक्वल, अर्थात इसके बराबर कुछ हो ही नहीं सकता है। सीड सोन बाई आर इंसेस्टर, तो जो हमारे इंसेस्टर ने, जो हमारे पूर्वजों ने सीड को क्या किया है, सीड को माने बीज को बोया है, जो हमारे पूर्वजों ने जिस सीड को बोया है, अर्थात जिस सिविलाइजेशन को बोया है, जिस सिविलाइजेशन का विकास किया है हमारे पूर्वजों ने, उसके बराबर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। और दुनिया में इसको कोई हरा भी नहीं सकता है। बीटन मतलब पीटना नहीं होगा, बीटन मीन्स हरा नहीं सकता है। हमारे सिविलाइजेशन को कोई पछाड़ नहीं सकता है, कोई पीछा नहीं कर सकता है, कोई दबा नहीं सकता है। आगे लिखा हुआ है कि नथिंग कैन बी इक्वल, इसके बराबर कुछ हो ही नहीं सकता है। सीड सोन बाई आवर इंसेस्टर, तो जो हमारे इंसेस्टर ने सीड को सोन किया था, सीड को बोया है हमारे सिविलाइजेशन के लिए, उसके बराबर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। गांधी जी कहते हैं, मैं उम्मीद करके चलता हूं कि आप इसका अर्थ समझ रहे होंगे। एकदम लाइन बाय लाइन इसका अर्थ कह दूंगा, जैसे आप हिंदी समझ जाते हैं ना, वैसे ही आप समझ जाएंगे। देखिए रोम वेंट, रोम की सभ्यता, वेंट मतलब कि देखो गो का ये क्या है, गो तो सिंपल फॉर्म है ना, और गो का ये V2 है, आप तो जानते होंगे, गो वेंट गोन। तो रोम की सभ्यता समाप्त हो गई, रोम वेंट, रोम की सभ्यता मर गई, बर्बाद हो गई, समाप्त हो गई। ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, और ग्रीस के साथ कुछ ऐसा ही हश्र हुआ, लिखा है सेम फेट। तो लिखा है कि रोम की सभ्यता समाप्त हो गई, ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, अर्थात ग्रीस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, ग्रीस का भी वही हश्र हुआ जो रोम की सभ्यता का हुआ। द माइट ऑफ फेरोन्स, ये फेरोन्स लिखा है ना, वाज ब्रोकन। माइट मीन्स क्या होता है, शक्ति, माइट मीन्स क्या होता है, शक्ति। और फेरोन्स क्या है, एक राजा का नाम है, ये क्या है, राजा का नाम है। और ब्रोकन मतलब क्या होता है, टूट जाना, मान लो टूट जाना चाहे। तो लिखा है कि द सेम फेट, द माइट ऑफ फेरोन्स वाज ब्रोकन, तो जो फेरोन्स की जो शक्ति थी, ये लिखा है ना फेरोन्स, फेरोन्स जो राजा की शक्ति थी वो क्या हो गई, टूट गई, बर्बाद होगी, बर्बाद समझ लो, है ना। उसकी शक्ति भी क्या हो गई, बर्बाद हो गई। आप जानते नहीं है, कोई भी राजा हो, महाराजा हो, कोई भी हो, इस दुनिया में उसको मरना है। तो वही बात है, रूस क्या लिखा है यहाँ पर कि रोम की सभ्यता क्या हो गई, समाप्त हो गई। और ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, अर्थात क्या हुआ कि ग्रीस के साथ भी ऐसा ही हश्र हुआ जो रोम वाला हाल हुआ। और माइट ऑफ फेरोन्स, जो फेरोन्स की शक्ति थी वो भी बर्बाद हो गई, टूट गई, बेकार हो गई, छीड़ हो गई उसकी शक्ति। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज, जापान ने खुद को पश्चिमीकृत कर लिया, जापान ने बदल दिया, जापान ने अपना रंग बदल लिया, और जापान खुद को कैसे बना लिया, वेस्टर्नाइज हो गया, मतलब कि पश्चिमीकृत हो गया। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि अभी वस्तुओं पर आधारित हो गया, इनको भी वस्तुओं से प्रेम है। और भारत को वस्तुओं से प्रेम नहीं है, भारत के सिविलाइजेशन को वस्तुओं से प्रेम नहीं है। सच बोलना भारत का सिविलाइजेशन है, अहिंसा करना भारत का सिविलाइजेशन है, बड़ों का आदर करना भारत का सिविलाइजेशन है, एक दूसरे की मदद करना भारत का सिविलाइजेशन है। तो अपने आप रंग बदल लिए कौन, जापान। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, देखो भाई यहाँ पर चाइना के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। रोम की सभ्यता समाप्त, ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, ग्रीस के साथ भी ऐसा ही हुआ।
माइट ऑफ फेरोन्स, फेरोन की शक्ति बर्बाद हो गई। जापान खुद को वेस्टर्नाइज कर लिया। चाइना कैन नथिंग बी सेड, अर्थात चाइना के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। ये गांधी जी कह रहे हैं, जितना भी वाक्य सब गांधी जी का विचार है। कहते हैं बट इंडिया स्टिल, लेकिन इंडिया के बारे में कह रहे हैं कि सब तमाम सभ्यताएं बर्बाद हो गई, बेकार हो गई, टूट गई, नष्ट हो गई। फ्रांस बर्बाद हो गया, रोम की शक्ति रोम बर्बाद हो गया, ग्रीस बर्बाद हो गया। चाइना के बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकते। जापान खुद को वेस्टर्नाइज कर लिया। बट इंडिया के बारे में, अब देखिए इंडिया के बारे में क्या कहते हैं। इंडिया इज स्टिल, आज भी इंडिया सम हाउ और अदर। इसका क्या मतलब होता है सम हाउ और अदर? मतलब कि जैसे तैसे, जैसे तैसे। आप यहां पर लिख लेंगे, मैंने बताया ना, लिख लेंगे कि जैसे तैसे, सम हाउ और अदर मतलब कि जैसे तैसे। साउंड एट द फाउंडेशन, देखो ये दूसरी बार साउंड फाउंडेशन का इस्तेमाल कर रहा है। साउंड मतलब यहां पर ध्वनि नहीं है, अपने आधार स्तंभ पर, अपने नींव पर, अपने मजबूत नींव पर टिका हुआ है। याद रख लेंगे, साउंड एट द फाउंडेशन मतलब क्या होता है? अपने मजबूत नींव पर इंडिया का सिविलाइजेशन आज भी टिका हुआ है। पूरे बात को अगर मैं चंद शब्दों में कह दूं तो इसका मतलब ये ग्रीस की सभ्यता समाप्त, रोम की सभ्यता समाप्त, फिरौन्स की शक्ति समाप्त, जापान खुद को वेस्टर्नाइज कर लिया, और चाइना के बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकते। लेकिन भारत की सभ्यता आज भी वही है जो हमारे पूर्वजों ने सीड को बोया था, सीड को सोन किया था, पूर्वजों ने जिस बीज को बोया था, आज भी भारत की सभ्यता वही है। भारत ने खुद को चेंज नहीं किया। आगे लिखा हुआ है, भाई मेरे एक बात बता दूं आपको, याद रखिए ये बात तब के लिए सही है ना जब गांधी जी इसको लिख रहे हैं। आज के लिए बात सही नहीं हो सकती। आप कहेंगे सर ये क्या बात कर दिए, गांधी जी लिख रहे थे तब के लिए बात सही थी, आज के लिए बात सही नहीं है। तो यस, कुछ बातें हैं जो आज सही है, कुछ बातें समय के साथ परिवर्तित हो गई है, अर्थात बदल गई है। गांधी जी की उस समय की कही गई बातें आज वो लागू नहीं होती है। गांधी जी तो मशीनों के विरोधी थे, लेकिन आज तो मशीन आ गए हैं ना। चलो अब देखो, द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन। यूरोप के लोग, आप जानते हैं ना यूरोप कहाँ है, तो यूरोप के लोग लर्न देयर लेसन मतलब कुछ सीखना चाह रहे हैं। लर्न मतलब सीखना होता है ना। लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ द ग्रीस और रोम। तो ग्रीस और रोम के लोगों से कुछ सीखना चाहते हैं। लिखा है ना कि ग्रीस और रोम, तो ग्रीस या रोम, लिखा है ना कि ग्रीस या रोम समझ लीजिए, से कुछ सीखना चाहते हैं। विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी। ग्लोरी मीन्स क्या होता है? ग्लोरी मीन्स क्या होता है? वैभव, वैभव, वैभव होता है। और फॉर्मर मीन्स क्या होता है? इस समझ लीजिए कि पिछला ग्लोरी मतलब उसका जो ग्लोरी था, इसका अब से बताऊंगा। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन, अर्थात कि यूरोप के लोग जो लेसन सीखना चाहते हैं, जो पाठ पढ़ना चाहते हैं, जो सबक सीखना चाहते हैं, फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ, लिखा है ना कि राइटिंग्स ऑफ द मैन ऑफ द ग्रीस, ग्रीस से सीखना चाहते हैं। बीच हैज नो लॉन्गर, जो खुद ही लंबे समय तक नहीं ठहरा। भाई ग्रीस की सभ्यता तो समाप्त हो गई ना, ग्रीस तो बर्बाद हो गया ना। तो वही कह रहे हैं कि विच हैज, विच लिखा कि विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, मतलब कि जो खुद ही लंबे समय तक नहीं टिक सका, उससे क्या सीख सकते हैं यूरोप के लोग? कुछ ही नहीं सीख सकते हैं भाई। आप तो यहाँ पर देखें ना कि ग्रीस के साथ भी ऐसा ही हश्र हुआ, तो यूरोप के लोग क्या उससे सीख सकते हैं? कुछ नहीं सीख सकते। आगे लिखा हुआ है कि इन ट्राइंग टू लर्न, ट्राइंग माने कोशिश, देखो ट्राई से ट्राइंग बना है। इन ट्राइंग टू लर्न, लर्न में सीखना, फ्रॉम देम उनसे सीखने के कोशिश में, दे लिखा है कि द यूरोपियंस इमेजिन, यूरोपियन इमेज कर रहे हैं, यूरोपियन मतलब कि ऐसा सोच करके चल रहे हैं, ऐसा कल्पना कर रहे हैं कि दैट दे विल अवॉइड, अवॉइड में क्या करना? त्यागना, छोड़ना, इसका मतलब होता है त्याग देना। द मिस्टेक ऑफ ग्रीस रोम, तो ग्रीस और रोम ने ये कह रहे हैं ना कि अच्छा ठीक है हम उनसे कुछ सीख लेते हैं, लेकिन जो ग्रीस और रोम ने जो गलती की थी ना उसको नहीं करेंगे। देखो वही इसका मतलब है, लिखा हुआ है ना कि इन ट्राइंग टू लर्न, सीखने के संबंध में, सीखने की कोशिश में, दे सीखने के, फ्रॉम देम उनसे सीखने के कोशिश में, द यूरोपियंस इमेजिन, यूरोपियन ऐसा इमेजिन करके चल रहे हैं दैट दे विल अवॉइड, क्या लिखा है कि दे विल अवॉइड मतलब कि वो अवॉइड कर देंगे, उसको छोड़ देंगे। द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीक, जो ग्रीक और ग्रीस, लिखा ना कि ग्रीस और रोम ने जो मिस्टेक किया था उसको क्या कर देंगे? छोड़ देंगे, त्याग देंगे, ऐसा यूरोपियन समझ के चल रहे हैं। लिखा है कि सच इज देयर पिटिएबल कंडीशन, इसकी ऐसी ही स्थिति है। आगे देखिए लिखा हुआ है इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस, इसी सब के बीच, मिड्स मतलब क्या होता है? बीच, तो इन्हीं सबों के बीच, पूरे का मतलब हुआ इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस, इन सभी के बीच, इंडिया रिमेन्स इमूवेबल। देखो एक शब्द होता है ना मूवेबल, एक शब्द क्या होता है? मूवेबल। मूवेबल मतलब क्या होता है? जो मुड़ सके, जो स्थिर नहीं है, और इसका मतलब क्या होता है? ये स्थिर है। इमूवेबल मतलब क्या होता है? स्थिर है, स्थिर है मतलब कि जो चेंज नहीं होता है, चेंज नो,
चेंज नो, जो चेंज नहीं होता है उसको क्या कहेंगे? लिखा है कि इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस, इसी सब के बीच इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, अर्थात कि इंडिया क्या है? इंडिया क्या है भाई? तो इमूवेबल है, वो स्थिर है, वो चेंज नहीं हुआ। बाकी सब सभ्यता तो चेंज हो गई या बर्बाद हो गई। एंड दैट इज हर ग्लोरी, यही उसकी क्या है? खूबसूरती है। ग्लोरी मीन्स क्या होता है? वैभव, समझ लीजिए, वैभव। देखो यहाँ पर लिखा है ना कि ग्रीस, रोम सभ्यता बर्बाद, फेरोन्स बर्बाद, जापान वेस्टर्नाइज कर लिया, चाइना के बारे में कुछ कह ही नहीं सकता है, और इन्हीं के बीच में भारत स्थिर बना हुआ है, अपने साउंड फाउंडेशन पर, अपने नींव पर अडिग है। वो भारत चेंज नहीं हुआ, अर्थात भारत इमूवेबल है, वो मूव नहीं किया, वो चेंज नहीं किया भारत खुद को। जैसे हमारे पूर्वजों ने हमारे सीड को सोन किया था, भारत को जैसा बनाया था, भारत की सभ्यता जैसे दी थी हमारे पूर्वजों ने, आज भारत की सभ्यता वैसे ही है। लिखा हुआ है इट इज द चार्ज अगेंस्ट इंडिया। चार्ज मतलब क्या होता है? चार्ज मतलब कि फोन चार्ज करना नहीं, यहाँ पर आप क्या समझेंगे? चार्ज मतलब कि आरोप समझ लेंगे, आरोप। तो हमारे ऊपर आरोप लगाया जाता है, इट इज चार्ज, आरोप लगाया जाता है अगेंस्ट इंडिया, मतलब कि भारत के खिलाफ, अगेंस्ट इंडिया के खिलाफ, इंडिया, दैट हर पीपल, मतलब कि इंडिया के लोग आर सो अनसिविलाइज्ड, माने असभ्य, असभ्य। हमको क्या कह रहे हैं? हमको वेस्ट के लोग क्या कह रहे हैं? असभ्य, है ना। इग्नोरेंट, इग्नोरेंट मतलब क्या समझ लीजिए? मूर्ख समझ लीजिए, हमको मूर्ख समझते हैं, है ना, हमको मूर्ख समझते हैं। कौन? ये वेस्ट के लोग। स्टोलिड मतलब क्या समझ? जिद्दी समझते हैं, जिद्दी, जिद्दी, जिद्दी। देखिए इसका क्या मतलब है? इट इज चार्ज, अर्थात कि आरोप लगाया जाता है अगेंस्ट इंडिया, इंडिया पर क्या किया जाता है? आरोप लगाया जाता है। हर पीपल माने इसके लोग आर सो अनसिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड मतलब असभ्य, इग्नोरेंट मतलब क्या होता है? मूर्ख समझ, हमको मूर्ख समझते हैं। और स्टोलिड मीन्स क्या होता है? जिद्दी। तो आप तीन शब्दों को याद रखेंगे। हमारे पर क्या क्या चार्ज है भाई? अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट, स्टोलिड। फिर से बता दो, अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट और स्टोलिड, हमारे यहाँ यही तीन चार्ज लगाया जाता है। आगे लिखा हुआ है दैट इज नॉट पॉसिबल, मतलब कहते हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। नॉट लिखा है ना यहाँ पर, नॉट, और पॉसिबल मीन्स संभव, तो ये संभव ही नहीं है टू इंड्यूस देम टू एडॉप्ट एनी चेंज। एडॉप्ट मीन्स अपनाना, एडॉप्ट मीन्स क्या होता है? अपनाना, अपनाना। और चेंज मीन्स क्या होता है? बदलाव। तो वो कहते हैं ना कि ये इतना मतलब कि अनसिविलाइज्ड है, इतना इग्नोरेंट है, इतना स्टोलिड है, मतलब कि इतना असभ्य, इतना मूर्ख है, इतना जिद्दी है, ये चेंज ही नहीं करना चाहता, ये पॉसिबल ही नहीं है। कह रहा है कि इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है टू इंड्यूस देम एनी एडॉप्ट, लिखा है ना कि टू इंड्यूस देम टू एडॉप्ट एनी चेंजेस, अर्थात ये ऐसे लोग हैं, ऐसे जिद्दी लोग हैं, ऐसे असभ्य लोग हैं जो कोई भी चेंज अपनाना नहीं चाहते। तो क्यों अपना ले हम तुम्हारे चेंज को? तुम तो अपने घर के लोगों को, जब माँ बाप तुम्हारे बूढ़े हो जाते हैं तो तुम ले जाकर के वृद्धाश्रम में छोड़ाते हो, तो क्या उस चेंज को हम अपना लें? बिल्कुल नहीं अपनाएंगे। हमें चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है भाई। आप जानते हैं ना कि वेस्ट में क्या होता है? वेस्ट के सिविलाइजेशन में यही ना होता है कि वो चेंज क्यों क्या करते हैं? ये क्या करते हैं भाई? ये चेंज को अपनाते हैं। तो वो कहते हैं ना कि खुद को चेंज करे अपने को, तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। जो तुम अपने माँ बाप को ले जाकर के छोड़ाते हो, कहाँ पर? वृद्धाश्रम में। हम नहीं छोड़ेंगे, हम अपने घर में रखेंगे और हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है इट इज चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, ये सचमुच में हमारे योग्यता पर आरोप लगाते हैं। हमारे योग्यता को क्या करते हैं? नकारते हैं, हमारे योग्यता पर चार्ज करते हैं, आरोप लगाते हैं कि ये योग्य नहीं है। यही इसका मतलब है, इट इज रियली। ये वास्तविक में चार्ज किसका है? वास्तव में किस पर चार्ज है? हमारे मेरिट पर, हमारे गुणता पर, हमारे अच्छे कर्मों पर चार्ज लगाते हैं। लिखा व्हाट वी हैव टेस्टेड, टेस्ट तो जानते हैं ना, परीक्षण। तो जो हम लोगों ने परीक्षण किया है, एंड फाउंड ट्रू, और जो सत्य पाया है, ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस। देखो एनविल मतलब आधार समझ लो, अगर इसका पूरा मतलब समझना है तो अब ग्लोजरी नोट्स एक बार खोलिए पीछे से और देखिए। इसका मतलब लिखा है ना कि लोहार, लोहार को देखे ना, लोहार वो जो रखते हैं ऐसे और इस पर लोहा पीटते हैं, है ना। तो इस ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो स्ट्रक्चर, इसी को कहा जा रहा है एनविल। आप ग्लोजरी नोट्स खोलिए और पढ़ लीजिए पीछे क्या लिखा है, आप समझ जाएंगे। तो देखिए लिखा हुआ है कि व्हाट वी हैव टेस्टेड, जो हम लोगों ने टेस्ट किया है और फाउंड मीन्स पाया है सत्य, ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव के आधार पर जो हम लोगों ने पाया है। वी डेयर नॉट चेंज, इसका मतलब हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। डेयर मीन्स क्या होता है? जरूरत। तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है भाई, हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। लिखा होगा मेनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया, मतलब कि बहुत सारे कोशिश किया गया, कोशिश इसको समझ लो कि दबाव डाला गया, प्रयास किया गया, चाहे कोशिश किया गया, दबाव डालना ठीक रहेगा। तो बहुत सारे दबाव डाला गया, इंडिया पर एडवाइस दिया गया कि चेंज करो, तो हम चेंज नहीं करेंगे।
एकदम चेंज नहीं करेंगे। तुम्हारी सभ्यता है कि तुम अपने माँ बाप को ले जाकर के छोड़ाते हो वृद्धाश्रम में, क्या हम भी छोड़ दें, क्या हम लोग भी चेंज कर दें? तो गांधी जी कहते हैं नो वी डेयर नॉट चेंज, हमें चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। लिखा है ना कि और बहुत सारे एडवाइस लोग देता है कि चेंज कर लो, एंड सी रिमेन्स स्टडी। और मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आज भी भारत की सभ्यता वही है जो हमारे पूर्वजों ने क्या किया था, सीड को सोन किया था, सीड को बोया था, वही भारत की सभ्यता आज भी स्थिर है जैसा पहले था। लिखा हुआ है दिस इज हर ब्यूटी, यही तो हमारी खूबसूरती है, यही हमारी खूबसूरती है, यही हमारे सभ्यता की खूबसूरती है कि हम लोग जो वेस्ट का सिविलाइजेशन है वो वस्तुओं पर आधारित है, ये कार, वो गाड़ी, वो बंगला, ये घर, वो घर हो जाए। और हमारी सभ्यता क्या है, सच बोलना, बड़ों का आदर करना, अहिंसा करना, एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे का सपोर्ट करना, यही तो हमारी सिविलाइजेशन है। और गांधी जी इसी सिविलाइजेशन पर गर्व करते हैं। आगे लिखा हुआ है इट इज द शीट एंकर ऑफ आवर होप, यही हमारी आशा की क्या है, मुख्य आधार है। शीट एंकर मतलब क्या होता है, समझ लीजिए कि मुख्य आधार, ठीक है। आवर होप, यही हमारी आशा की आधार है, यही हमारा सिविलाइजेशन है। तीसरा पैराग्राफ है सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट। मोड ऑफ कंडक्ट मतलब क्या हुआ, अच्छा आचरण, अच्छा आचरण, अच्छा आचरण। देखो तो लिखा है कि सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट, सिविलाइजेशन क्या है, एक अच्छा आचरण है। विच पॉइंट्स, जो बताता है, यह बात बताता है, पॉइंट्स आउट टू मैन, मतलब आदमी को जो बताता है, ये पॉइंट मतलब क्या होता है, बताता है, आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, मतलब अपने कर्तव्यों को निर्वहन करने के लिए क्या करता है, बताता है। ये लिखा है ना कि मोड ऑफ कंडक्ट अर्थात कि अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार, अच्छा सिविलाइजेशन, अच्छा मोरल बताता है क्या, पाथ ऑफ ड्यूटी अर्थात कि हमारे कर्तव्यों को बताता है। ड्यूटी मीन्स कर्तव्य होता है ना, हमारे कर्तव्यों को बताता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लिखा है परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी अर्थात ड्यूटी को पालन करते समय, है ना, लिखा है ना कि परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, तो ड्यूटी करते समय, ड्यूटी का पालन करते समय, ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी, और मोरालिटी का पालन, तो ड्यूटी का पालन करना, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी, और मोरालिटी का पालन मतलब कि नैतिक कर्तव्यों का पालन और ड्यूटी का पालन, कन्वर्टिबल टर्म अर्थात कि बदल सकते हैं। अर्थात समझ लो कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसके जगह पर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके जगह पर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ये दोनों क्या है, कन्वर्टिबल टर्म है। कन्वर्टिबल मतलब क्या होता है, परिवर्तनीय, परिवर्तनीय, परिवर्तनीय क्या है, ये परिवर्तनीय टर्म है। कौन कौन, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी और ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी, ये कन्वर्टिबल टर्म है, ठीक है। आगे लिखा है टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड। देखियो लिखा है ना कि टू ऑब्जर्व मोरालिटी मतलब कि मोरालिटी का पालन करते समय, नैतिक कर्तव्यों का पालन करते समय, इट इज अटेन मास्टरी मतलब कि मास्टरी देता है किस पर भाई, ओवर आवर माइंड, हमारे दिमाग को क्या करता है, कंट्रोल करने के लिए, मास्टरी करने के लिए ताकत देता है। कौन, मोरालिटी। एंड आवर पैशन, पैशन मींस क्या होता है, आवर पैशन मतलब कि हमारा इच्छा, हमारे इच्छाओं को और हमारे दिमाग को काबू करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ये क्या करता है, पावर देता है, एक शक्ति देता है। वही लिखा है कि इट इज टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी, ये मास्टरी देता है मतलब कि एक शक्ति देता है, एक पावर देता है, हमारे क्या करता है, माइंड को और हमारे पैशन को, पैशन मतलब कि हमारी इच्छाओं को कंट्रोल करने के लिए क्या करता है, ये मास्टरी देता है। आगे लिखा है कि सो डूइंग, ऐसा करते समय, डू मतलब करना होता है ना, और डू तो वर्ब का क्या है, सिंपल रूप है, और डूइंग क्या है, V5 है। तो सो डूइंग ऐसा करते समय, वी नो आवरसेल्फ, और हम लोग अपने आप को जान पाते हैं, हम लोग अपने आप को पहचान पाते हैं। द गुजराती, ये गुजराती शब्द का जानते हैं क्यों उल्लेख किया है, क्योंकि गांधी जी गुजरात के रहने वाले थे ना, उनका जन्म तो गुजरात में ही ना हुआ था। तो लिखा हुआ है कि द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, तो उनके सिविलाइजेशन का मीन्स क्या होता है, गुजराती क्या समझते हैं सिविलाइजेशन का मतलब, इक्विवेलेंट में बराबर, तो सिविलाइजेशन के बराबर क्या समझते हैं वो, गुड कंडक्ट। गुड कंडक्ट मतलब क्या होता है, अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार, ठीक है, गुड कंडक्ट लिखा है ना, गुड कंडक्ट, तो अच्छा व्यवहार, अच्छा व्यवहार, अच्छा आचरण लिखा है। चौथा पैराग्राफ देखिए क्या कहता है, इफ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट, यदि यह डेफिनेशन सही है, करेक्ट मीन सही होता है ना, और कौन सा डेफिनेशन सही है, कौन सा डेफिनेशन सही है, ये गुड कंडक्ट। अगर ये हमारे सिविलाइजेशन का मतलब गुड कंडक्ट है और ये डेफिनेशन सही है, दिख रहा है कि इफ दिस डेफिनेशन इज करेक्ट मतलब कि यदि यह डेफिनेशन क्या है, सही है, देन इंडिया, तब इंडिया को एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन, जैसा कि सभी राइटर्स ने दर्शाया है, बताया है। सो मतलब क्या होता है, देखो सो से सोन बनाया है ना, तो सो मतलब क्या होता है, दिखाना, चाहे दर्शाया है चाहे दिखाया है,
तो लिखा है कि दिस डेफिनेशन, इफ दिस डेफिनेशन भी करेक्ट, यदि ये डेफिनेशन सही है, देन इंडिया, तब इंडिया को एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन, जैसे कि सभी राइटर ने बताया है, हैज नथिंग टू बी लर्न फ्रॉम एनीबडी एल्स, मतलब कि नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, और लर्न मतलब क्या है, जरूर लर्न मीन्स सीखना, एनीबडी मतलब किसी से भी। यदि हमारा डेफिनेशन सही है, यदि हम गुड कंडक्ट को मानते हैं, तो हमें दुनिया में किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। वही लिखा है कि नथिंग हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबडी एल्स, मतलब किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। एंड दिस एज इट शुड बी, और ऐसा ही होना चाहिए, हमें किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। देखिए पांचवा क्या कहता है, वी नोटिस दैट, हम ऐसा नोटिस करते हैं, ऐसा देखते हैं कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। क्या लिखा है, माइंड इज रेस्टलेस, माइंड इज क्या है, वी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, मतलब माइंड क्या है, माइंड को कह रहे हैं ना कि वे विश्राम करने वाली पक्षी नहीं है, विश्राम विहीन पक्षी है, ये विश्राम ही नहीं करती है, माइंड को हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए होता है। लिखा है द मोर इट गेट्स, मतलब कि माइंड को जितना ही दोगे ना, द मोर इट वांट्स, माइंड को तुम जितना ही दोगे उतना ही चाहेगी। जैसे देखिए इस लाइन को मैं व्यवहार में बताता हूं, जैसे कि आपके पास में साइकिल है, ठीक है, अब आपका माइंड तो रेस्टलेस बर्ड है ना, आराम विहीन पक्षी, आराम नहीं चाहने वाली पक्षी है, तो आप क्या समझो, साइकिल है, एक मोटरसाइकिल हो जाता तो बढ़िया हो रहा था। आपको मोटरसाइकिल हो गया, आप सोचेंगे कार हो जाता तो बढ़िया रहता, कार के बाद सोचेंगे कि ट्रेन हो जाता तो बढ़िया रहता, ट्रेन के बाद सोचेंगे कि जहाज हो जाता तो बढ़िया रहता। तो ये क्या दर्शा रहा है कि माइंड इज रेस्टलेस बर्ड है, ये रेस्ट नहीं करने वाली पक्षी है, ये इसको रेस्ट चाहिए ही नहीं, इसको आप जितना देंगे उतना ही चाहेगी। इसी को इंग्लिश में कहते हैं द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। इस कोटेशन को याद कर लीजिए, बड़ा काम आएगा। द मोर इट गेट्स, पूरा को ही याद कर लीजिए, माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, वांट में चाहना होता है, लिखा है एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। देखो सेटिस्फाइड मतलब क्या होता है, संतोष, सेटिस्फाइड में क्या होता है, संतोष, और अनसेटिस्फाइड मतलब क्या होता है, असंतोष। तो ये हमेशा असंतुष्ट रहेगा, हमेशा इसके पास में असंतोष रहेगा, माइंड के पास में। अभी तो बताया ना, साइकिल के बाद मोटरसाइकिल हो जाता तो ठीक रहता, मोटरसाइकिल के बाद कार हो जाता तो ठीक रहता, कार के बाद एक जहाज हो जाता तो बढ़िया रहता। तो वही कह रहा है कि क्या है, अनसेटिस्फाइड रहता है माइंड। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन, पैशन मीन्स क्या होता है, इच्छा, पैशन मीन्स क्या होता है, इच्छा, और इंडल्ज मीन्स क्या होता है, उसमें शामिल हो जाना, उसमें डूब जाना। यदि हम लोग अपने इच्छाओं में डूब जाएंगे, अपनी इच्छाओं में क्या करेंगे, खो जाएंगे, द मोर वी अनब्राइडल्ड दे बिकम, और ये क्या हो जाएगा, हम लोग लिखा है ना कि द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन, यदि हम लोग अपने इच्छाओं में खो जाएंगे, द मोर अनब्राइडल्ड दे बिकम, मतलब वो क्या कर देगा, हमें अनियंत्रित कर देगा। अब देखेंगे ना ग्लोजरी नोट्स में, तो इसका मतलब अनब्राइडल का मतलब क्या लिखा है कि अनियंत्रित, अनकंट्रोल, हमारा दिमाग अनकंट्रोल हो जाएगा, ये चाहिए वो चाहिए, सब कुछ तो चाहिए ही। 10 रुपया होगा फिर कल सोचेंगे 100 रुपया होगा, 100 रुपया होगा सोचेंगे 1000 हो, 1000 हो सोचेंगे 1 लाख हो, 1 लाख हो तो सोचेंगे 1 करोड़ हो। तो इससे हमारा क्या हो रहा है कि हम अनब्राइडल्ड होते जा रहे हैं, अनकंट्रोल होते जा रहे हैं। और इंसेस्टर माने हमारे पूर्वज, देखो ये दूसरी बार इंसेस्टर शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, पूर्वज। देयरफॉर, इसीलिए तो सेट अ लिमिट, एक लिमिट सेट कर लिए थे कि चलो भाई अगर मेरे पास में एक मोटरसाइकिल हो जाएगी, अब हम इच्छाओं को त्याग देंगे। यही इसका मतलब है कि एक लिमिट को सेट कर लिए थे कि अगर हमारे पास में क्या हो गई, मोटरसाइकिल हो गई ना, अब हम इच्छाओं को त्याग देंगे, अब हमें दूसरा कोई इच्छा ही नहीं करना है। तो आपके दिमाग में क्या मिलेगा, संतुष्टि मिलेगा, संतोष होगा। लिखा हुआ है आर इंडल्जेंस, मतलब क्या हो, हमारी इच्छाओं को क्या करते हैं, हमारे चाहतों को क्या करते हैं, वो लिमिट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, चाहत, इच्छा को क्या करते हैं, लिमिट करते हैं, ज्यादा अनलिमिटेड नहीं कर देते हैं कि ये चाहिए वो चाहिए, अरे थोड़ा सा चाहिए बस खुश हो जाओ, बात खत्म। लिखा है कि दे सा दैट हैप्पीनेस वाज अ लार्जली मेंटल कंडीशन। देखो भाई लिखा है कि दे सा, उन्होंने ऐसा पाया, ऐसा देखा कि हैप्पीनेस मतलब खुशी जो है ना, ये लार्जली मेंटल कंडीशन है, ये मानसिक स्थिति है। एक भिखारी भीख मांग करके खुश रहता है, और हमें कोई भीख दे दे तो हम खुश रहेंगे, बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो खुशी भाई मेरे, खुशी क्या है, खुशी एक मेंटल कंडीशन है कि आप किस बात पर खुश हो जा रहे हैं। एक व्यक्ति है जिसको बटन वाला फोन दे देंगे तो उसे खुश हो जाएगा, और एक ऐसा व्यक्ति है जिसको आईफोन भी दे देंगे तो वो खुश नहीं होगा। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस वस्तु को लेकर के खुश रहते हैं। तो खुशी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा आपके पास पैसा हो जाएगा ना तो खुश रहेंगे, ऐसा नहीं है। पैसे वाले लोग अक्सर ना खुश पाए गए हैं, और जिनके पास पैसा नहीं रहता है वो खुशी पाए गए हैं। आप यहां पर देखिए गांधी जी लिखते हैं क्या, ए मैन इज नॉट नेसेसरीली हैप्पी, जरूरी नहीं, इसका मतलब क्या होता है, नेसेसरीली मतलब कि जरूरी, और जरूरी नहीं, ऐसा इसको पढ़ेंगे कि ए मैन माने एक आदमी, नेसेसरीली लिखा है ना कि नॉट नेसेसरीली हैप्पी, जरूरी नहीं कि वो खुश हो, हैप्पी लिखा है ना कि जरूरी नहीं कि वो खुश हो, बिकॉज ही इज रिच, यदि वो रिच हो
तो जरूरी नहीं है कि वो खुश हो। कैसे पढ़ेंगे कि यदि एक मैन इज नॉट नेसेसरीली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच, वो रिच है तो जरूरी नहीं कि वो खुश हो, और अनहैप्पी और नाखुश हो, अनहैप्पी मतलब क्या होता है नाखुश या दुखी, बिकॉज ही इज पुअर, तो जरूरी नहीं कि वो पुअर हो तो दुखी हो, और रिच है इसका मतलब कि खुशी है। गांधी जी का कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं कि आपके पास में पैसा वाले हैं आप तो खुशी रहेंगे दुनिया में, और गरीब है तो दुख रहेंगे, एकदम ऐसी बात नहीं है। गरीब अक्सर उनको सुखी और खुशी पाए गए हैं। गांधी जी कहते हैं, देखो लिखे हैं कि द रिच आर ऑफन, रिच मतलब कि क्या होता है, द रिच माने धनी लोग, आर ऑफन सीन माने दिखते हैं, टू बी अनहैप्पी। देख लिए ना कि गांधी जी कह रहे हैं कि रिच जो धनी लोग होते हैं, ऑफन माने प्रायः, सीन टू बी अनहैप्पी मतलब कि गांधी जी कहते हैं ना कि जो रिच लोग होते हैं, जो धनी लोग होते हैं, वो अनहैप्पी पाए गए हैं, नाखुश पाए गए हैं। द रिच टू बी हैप्पी, और रिच लोग क्या पाए, जो पुअर जो है ना, पुअर द पुअर टू बी हैप्पी मतलब कि जो पुअर लोग हैं वो खुशी पाए गए हैं, वो खुश पाए गए हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास में खोने के लिए कुछ नहीं है। अरे क्या कोई उठा कर ले जाएगा पुअर का? साइकिल ले जाएगा, ले जाओ, उसे क्या हो जाएगा उसका? तो भाई देखो, जो गरीब लोग हैं वो सुखी पाए गए हैं, और जो धनी लोग हैं उनको तो डर लगा रहता है ना कि कहीं ये इनकम टैक्स वाला रेड नहीं मार दे, तो मेरा धन का मतलब कि खजाना का पता चल जाएगा कि कितना कमा रखे हैं, तो वो डरेंगे। लेकिन गरीब किस बात से डरेगा? एकदम नहीं डरने वाला है। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन्स पुअर, मिलियंस लोग क्या रहते हैं, रह जाएंगे, गरीब रह जाएंगे। लिखा है कि ऑब्जर्विंग ऑल दिस, इस सब को देखने के बाद, है ना, इन सभी को देखने के बाद, आर इंसेस्टर डिस्यूटेड, इसको लिख लीजिए, वर्ड मीनिंग में इसको लिख लीजिए, आर इंसेस्टर, ये तीसरी बार इंसेस्टर शब्द का प्रयोग कर रहा है। आर देखा लिखा ना कि इन डिस्यूटेड मतलब क्या होता है कि मना करना, फ्रॉम द लग्जरियस एंड प्लीजर, इसका मतलब क्या होता है, लग्जरियस एंड प्लीजर मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आराम देने वाली वस्तु, जो वस्तु आपको सुख प्रदान करे। साइकिल ये लग्जरियस और प्लीजर थोड़े है, लेकिन एसी ये क्या है, लग्जरियस और प्लीजर है। तो इसका मतलब, दोनों का मतलब आप एक ही साथ लिख लीजिए, आराम देने वाली वस्तु, ठीक है। तो उन्होंने, हमारे इंसेस्टर ने इसको माना किया है। डिस्यूट मींस क्या होता है, माना किया है, माना करना है, किया है कि क्यों? क्योंकि इसको नहीं रखना है और ये हमें खुशी प्रदान नहीं करता। लिखा है कि वी हैव मैनेज विद द सेम काइंड ऑफ लॉ एज एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो। हम लोग आज भी, देखो गांधी जी की बात ना ये उस समय के लिए सही है, लेकिन आज के लिए गांधी जी की बात ये सत्य नहीं है। मैंने लेक्चर के शुरुआत में ही कहा था कि गांधी जी की कुछ बातें आज भी सत्य है। आज हम लोग को सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा करना चाहिए, एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन गांधी जी की बात, ये वाला जो लाइन है आज के लिए सही है? बिल्कुल नहीं है। इसका हिंदी बताऊंगा तो आप कह देंगे हाँ गांधी जी की बात आज के लिए सही नहीं है। वी हैव मैनेज विद द सेम काइंड ऑफ लॉ। बताइए, जो हम लोग हल बैल का इस्तेमाल करते थे हजारों वर्ष पहले से, लिखा है ना कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो, हजारों वर्षों से इस्तेमाल किया करते थे, वो आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आज इस्तेमाल हो रहा है? नहीं। तो गांधी जी जब लिख रहे हैं ना तब के लिए बात सही है, आज के लिए ये बात सही नहीं है। वी हैव मैनेज विद द सेम काइंड ऑफ लॉ एज एग्जिस्टेड, जो चलता आ रहा है थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो, जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर हजारों वर्षों से चलता आ रहा है, हम लोग आज भी उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल गलत बात है, आज तो हम इस्तेमाल ही नहीं करते उसका। ये बात तब के लिए सही है ना, गांधी जी एकदम ठीक लिखे हैं, लेकिन उस समय के लिए सही है, आज के लिए ठीक नहीं है। अब लिखा हुआ है वी हैव रिटेन्ड द सेम काइंड ऑफ कॉटेज दैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम्स एंड आवर इंडिजिनस एजुकेशन रिमेन्स द सेम एज बिफोर। लिखा है कि वी हैव रिटेन्ड द सेम काइंड ऑफ कॉटेज, इसका मतलब कि झुग्गी झोपड़ी है ना, दैट वी हैड। देखो गांधी जी कहना चाहते हैं ना कि बड़े बड़े महलों से अच्छा है कि अपने झुग्गी झोपड़ी में ही खुश रहिए, है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि झुग्गी झोपड़ी, दैट हैड फॉर्मर टाइम्स, फॉर्मर मतलब लंबे समय से, एंड आवर इंडिजिनस, लिखा है ना इंडिजिनस एजुकेशन, इसका मतलब क्या होता है, स्वदेशी शिक्षा, जो हमारे देश की स्वदेशी शिक्षा है। अर्थात गांधी जी की सारा गुरुकुल की तरफ है, जो गुरुकुल में होता है ना कि एक वृक्ष के नीचे बैठ जाओ और उसके नीचे सभी स्टूडेंट बैठेंगे और टीचर बैठ करके क्या करते हैं, गुरुजी क्या करते थे, ज्ञान देते थे। तो गांधी जी उसकी बात कर रहे हैं। इंडिजिनस एजुकेशन रिमेन्स द सेम बिफोर, सेम एज बिफोर, जो पहले चलता था आज भी वही है। ये बात तब के लिए सही है जब गांधी जी लिख रहे हैं, आज ऐसा नहीं होता है। आज तो हम यूट्यूब से आपसे जुड़ रहे हैं, तो क्या वो हो सकता है वो पहले वाली बात? बिल्कुल नहीं जुड़ हो सकता है। लिखा है वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोरोडिंग कंपटीशन। देखो वी हैव नो सिस्टम, वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोरोडिंग
कंपटीशन, कंपटीशन मतलब क्या होता है, प्रतियोगिता। और कोरोडिंग मतलब क्या होता है, लाइफ कोरोडिंग, ठीक है ना, कि सिस्टम ऑफ लाइफ कोरोडिंग कंपटीशन। इसका मतलब होता है, देखो निगेटिव शब्द है, इसका मतलब कि नीचे गिराने वाला। तो पहले का जो सिस्टम, आज का जो सिस्टम है, मान लेते हैं ये दो दुकानदार है, कि ये दुकान है और ये दुकान है, अगर इसका ज्यादा बिक रहा है ना तो ये वाला इसके दुकान में आग लगा देगा। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, तो वही निगेटिव वर्ड है, निगेटिव वर्ड, इसका मतलब क्या होता है कि नीचे करना। तो लिखा है ना कि वी हैव हैड नो सिस्टम, उस समय ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। कंपटीशन, कोरोडिंग कंपटीशन मतलब कि किसी को नीचा गिराने वाला, किसी को नीचा दिखाने वाला, किसी को बर्बाद करने वाला कोई कंपटीशन नहीं था। लिखा हुआ है ईच फॉलोड हिज ऑन ऑक्यूपेशन और ट्रेड, सब लोग, ईच मतलब कि सभी लोग फॉलो करते थे, अपना काम करते थे। ऑन ऑक्यूपेशन मतलब कि अपना अपना काम करते थे। ट्रेड मीन्स व्यापार, सब लोग अपने अपने काम, अपने व्यापार में लगे रहते थे। एंड चार्ज अ रेगुलर वेजेज, और एक निश्चित वेजेज मतलब क्या होता है, दिहाड़ी समझ लो, दिहाड़ी। तो निश्चित दिहाड़ी क्या करते थे, पाते थे। लिखा है इट वाज नॉट दैट, इट वाज नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी। इसको फिर से पढ़ के बताऊंगा। इट वाज नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम लोग मशीनरी का इन्वेंट करना नहीं जानते। मशीनरी मतलब ये क्या समझ है, मशीनों का इस्तेमाल। तो ऐसा नहीं है, इन्वेंट मीन्स आविष्कार करना, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग मशीनों का आविष्कार नहीं जानते थे। गांधी जी कहते थे ना, देखो गांधी जी का राय क्या है, पर पहले ही बता दो, गांधी जी चाह रहे हैं ना कि ज्यादा से ज्यादा मशीन नहीं हो, ज्यादा से ज्यादा काम किससे करवाया जाए, लोगों से करवाया जाए, लोगों के हाथ पैर से करवाया जाए, ताकि सबको रोजगार मिले और सबका स्वास्थ्य क्या हो, सही हो। आप बताइए, जो काम नहीं करते हैं ना, वो क्या करते हैं, जो काम नहीं करते वो सुबह जाते हैं पार्क में टहलने, ये जिम करने, वो जिम करने। किसान को आपने कभी देखा है जिम करते हुए? उसका धान पीटना, धान काटना, बोझा उठाना ही जिम हो गया। तो वही बात है, लिखा है कि ईच फॉलो ऑक्यूपेशन ट्रेड और चार्ज अ रेगुलर वेजेज, और रेगुलर वेजेज पाते थे, रेगुलर वेतन पाते थे, रेगुलर दिहाड़ी पाते थे। इट वाज नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट आवर मशीनरी। लिखा है ना कि इट वाज नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी। मतलब ऐसा नहीं है कि हम मशीनरी का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे, हम जानते थे मशीनरी का इस्तेमाल करना। बट आवर फोर फादर, मतलब वही इंसेस्टर हुआ, पूर्वज लोग, हमारे पूर्वज, न्यू दैट, हमारे पूर्वज तो ये बात जानते थे। वी सेट आवर हार्ट आफ्टर सच थिंग्स, अगर मशीनों पर अपने दिल और दिमाग को क्या कर दिए, सेट कर दिए हम लोग, उसका काम लेने लगे मशीनों से, तो क्या होगा। वी वुड माने बन जाएंगे, हो जाएंगे, बिकम, वी वुड हम लोग बिकम माने हो जाएंगे, वी वुड बिकम स्लेव्स, स्लेव इससे क्या होता है, गुलाम, गुलाम। तो देखो गांधी जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि हम लोग मशीनों का आविष्कार नहीं करना जानते थे, सिर्फ वेस्ट के लोग जानते हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन हम लोग जानबूझकर मशीनों का आविष्कार नहीं कर रहे हैं ना कि हम लोग उसके गुलाम हो जाएंगे। लिखा हुआ है बिकम स्लेव्स, उसके गुलाम बन जाएंगे। और लिखा है कि लॉस आवर मोरल फाइबर, और हम लोग नैतिक जिम्मेदारी, नैतिक कर्तव्य वो क्या करेंगे, खो बैठेंगे यदि मशीनों के गुलाम हो जाएंगे। देयरफॉर, इसलिए वे, आफ्टर ड्यू डेलिबरेशन, लिखा है ना कि दे मतलब कि इसलिए वे, देयर इसलिए मतलब कि देयरफॉर, और वे मतलब कि पूर्वज। आफ्टर ड्यू डेलिबरेशन, इसका मतलब क्या होता है, ड्यू डेलिबरेशन को लिख लीजिए, इसका मतलब होता है बहुत सोच विचार करके, डिसाइड किए माने निश्चय किए, डिसाइड मीन्स निश्चय, दैट वी शुड ओनली डू व्हाट वी कुड विद आवर हैंड्स और फीट। ये फुट से फिट बना है, फुट में पैर होता है ना, तो कह रहे हैं ना कि हम लोग बड़ी सोच विचार करके, हमारे जो पूर्वज थे वो बड़ी सोच विचार कर, लिखा है ना कि ड्यू डेलिबरेशन, लिखा है ना ड्यू डेलिबरेशन, मतलब कि बड़ी सोच विचार करके निश्चय किया कि हम लोग वही काम करेंगे जिसमें हमारे हाथ और पैर का क्या हो, इस्तेमाल हो। तो इससे होगा कि हमारा काम भी होगा, रोजगार भी मिलेगा, और हमारा स्वास्थ्य भी क्या होगा, सही रहेगा। वही लिखा है कि दे सा दैट आवर रियल हैप्पीनेस, हमारा वास्तविक खुशी क्या है, और हेल्थ कंसिस्टेड इन अ प्रॉपर यूज फॉर हेल्थ एंड फिट। लिखा ना कि आवर हैंड्स एंड फिट, हैंड्स मतलब कि हाथ और पैर का इस्तेमाल करेंगे ना तो हमारा शरीर क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा। देखिए 7वां पैराग्राफ क्या है, दे फर्दर रीजन दैट लार्ज सिटीज, दे फर्दर रीजन डेट मतलब कि आगे रीजन देते हैं कि लार्ज सिटी, लार्ज मीन्स क्या होता है, बड़े बड़े सिटी, बड़े बड़े शहर, वेयर स्नेयर में समझ लीजिए जाल, समझ लो जाल, है ना। एंड यूजलेस इनकम्बरेंस मतलब कि बेकार, इसका मतलब बेकार समझ लीजिए। तो बड़े बड़े शहरों को ना, लिखा है ना लार्ज सिटी, गांधी जी बड़े शहरों को एक जाल के समान, जैसे कि कैसे जाल में
मछली फंस जाती है, वैसे ही कहते हैं कि जाल में फंस जाएंगे। एंड यूजलेस इनकम्बरेंस मतलब बेकार, एंड दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, और वहां पर शहरों में जो क्या है, बड़े बड़े शहरों में पीपल खुश नहीं है, लिखा है ना कि वुड नॉट बी हैप्पी देम, मतलब कि शहरों में पीपल खुश नहीं है। क्या लिखा है, दैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स, गैंग्स मतलब समझते हैं समूह, तो थीव्स मतलब कि चोर, यहाँ पर चोर का क्या बनाया है, बहुवचन बनाया है ना, प्लूरल। तो शहरों में कह रहे हैं ना कि शहरों में क्या मिलेगी, चोरों के समूह। आप देखे ना होंगे शहर में प्रवेश करते करते मार देगा ट्रेन में आपका पॉकेट, मार देगा ना, तो वही कह रहे हैं, गांधी जी इस बात को जानते हैं, तो लिखते हैं कि दैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स, तो चोरों का क्या मिलेगा, आपको गैंग मिलेगा। एंड 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 रॉबर्स, रॉबर मतलब क्या होता है, डाकू, ये लिखा है ना, प्रोस्टिट्यूशन लिखा है। एंड वाइस फ्लरिशिंग इन द, वाइस फ्लरिशिंग इन देम, एंड दैट पुअर मैन वुड बी रॉब्ड बाई रिच मैन। देखो ये रॉबर मतलब क्या होता है, डाकू समझ लो, और यहाँ पर लिखा है प्रोस्टिट्यूशन, इसका मतलब क्या होता है, वेश्यावृत्ति, देह व्यापार समझ लो, वेश्यावृत्ति है ना, इसका मतलब देह व्यापार समझ लो। वाइस फ्लरिशिंग मतलब ऐसे ऐसे यहाँ पर बेकार के काम है ना, तो ऐसे ऐसे बेकार के काम यहाँ पर मिलते हैं। इन देम लिखा है कि दैट पुअर मैन वुड बी, पुअर मतलब क्या होता है, गरीब आदमी, मैन वुड बी रॉब्ड मतलब क्या होता है, डांका डाल देना, उनको चुरा लेना, उनका शोषण करना, बाय द रिच, मतलब कि जो रिच मैन है ना वो पुअर मैन पर क्या करते हैं, शोषण करते हैं, उनका शोषण करते हैं। आगे लिखा हुआ है कि दे वेयर देयरफॉर सेटिस्फाइड विद ए स्मॉल विलेज, इसलिए वो छोटे से गांव में खुश रहते थे। इसका मतलब देखो बता दूं अपने शब्दों में, यहाँ पर लिखा है ना कि मतलब कि वो बड़े बड़े सिटी में लोग खुश क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गैंग्स ऑफ रॉबर्स लिखा है ना, गैंग्स ऑफ थीव्स, यहाँ पर देखिए लिखा है ना गैंग्स ऑफ थीव्स, लिखा है ना कि गैंग्स ऑफ थीव्स मतलब कि बड़े शहरों में इसलिए खुश नहीं है कि चोरों का क्या है, समूह है, प्रोस्टिट्यूशन होता है, इसलिए बड़े शहरों में लोग खुश नहीं है, और अपने छोटे से गांव में लिखा ना कि स्मॉल विलेज, छोटे से विलेज में क्या है, खुश है। आगे देखिए 8वां नंबर पैराग्राफ है, 10 नंबर तक पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा सब्र रखिए, जल्दी खत्म होने वाला है ना। लिखा हुआ है कि दे सा दैट किंग्स एंड देयर सोर्स वर इंफीरियर टू द सोर्स ऑफ एथिक्स, मतलब वो देखते हैं, माने पूर्वज देखते हैं कि द किंग्स एंड देयर सोर्ड, जो राजा है और उनकी तलवारें जो है, सोर्ड्स मींस क्या होता है, तलवारें, वर इंफीरियर मींस क्या होता है, कमजोर, इसका क्या मतलब होता है, कमजोर। द सोर्ड्स ऑफ एथिक्स मतलब कि मोरल थिंग के आगे, मोरल के आगे जो राजाओं की जो तलवारें होती है, लिखा ना कि किंग्स एंड देयर सोर्ड्स, राजा की तलवारें क्या होती है, राजा और राजा की तलवारें क्या बोल देती है, फीकी पड़ जाती है, कमजोर पड़ जाती है, किसके आगे, द सोर्स। यहाँ पर दो चीजों की तुलना, एक राजा और राजा की तलवार और दूसरा एथिक्स, तो एथिक्स क्या है, राजा और राजा की तलवारें कमजोर पड़ जाती है। आप कहेंगे ये सर ये क्या मतलब हुआ, आप जानते नहीं है, एक अंगुलीमाल का नाम सुनेंगे ना, जो अंगुलीमाल डाकू था, तो जब महात्मा बुद्ध से उसकी मुलाकात हुई तो कहते हैं कि तोड़ो नहीं जोड़ो, क्या तुमने जिस उंगली को काटा है उसको तुम जोड़ सकते हो, तो अंगुलीमाल उनके शरण में चला गया। तो बताइए एथिक्स के आगे राजा महाराजाओं की तलवारें फीकी पड़ गई, नहीं पड़ गई, एकदम पड़ गई। लिखा हुआ है आगे, एंड देयरफॉर दे हेल्ड सो सोवरेंस, लिखा ना कि देयरफॉर हेल्ड द सोवरेंस ऑफ द अर्थ टू बी इंफीरियर टू द ऋषि एंड द फकीर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो धरती का कोई भी, लिखा ना अर्थ, तो धरती का कोई भी शासक हो, कोई भी राजा हो, वो इंफीरियर है, वो क्या है, कमजोर पड़ जाएगा, किसके आगे, ऋषि और फकीर के आगे। तो अभी तो बताया ना कि ऋषि महात्मा फकीर के आगे कोई भी राजा हो, दुनिया के कोई भी शासक हो, दुनिया के कोई भी शक्ति हो, ऋषि और फकीर के आगे क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, फेल कर जाएगा। इसका मतलब वही हुआ। अ नेशन विद अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, तो जिस नेशन के पास में ऐसा है कि राजा और फकीर के आगे बड़े बड़े लोग फेल हो जाते हैं, इस कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब यहाँ पर संविधान नहीं है, यहाँ मतलब है कि राजा और उनकी तलवारें, बड़े बड़े डाकू महात्माओं के आगे क्या कर जाते हैं, फीका पड़ जाते हैं, फेल कर जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ, इट्स फीटर, लिखा ना कि इट्स फीटर टू टीच अदर देन टू लर्न फ्रॉम अदर। यदि हमारे देश में ऐसा है तो दूसरों से सीखने के बजाय हम उनको सिखाने का काम करेंगे, यही इसका मतलब है। लिखा हुआ है दिस नेशन हैड कोर्ट्स
लॉयर एंड डॉक्टर, बट दे वर ऑल विद इन बाउंड्स। लिखा है ना कि हमारे देश के पास क्या है, कोर्ट है, लॉयर है, डॉक्टर है। कोर्ट तो समझ रहे हैं ना, न्यायालय। लॉयर मतलब कि वकील, और डॉक्टर तो जानते हैं। बट दे वर ऑल विद इन बाउंड। बाउंड मतलब क्या होता है, सीमा। गांधी जी ऐसा क्यों कहते हैं कि वो अपनी सीमा में रहते थे। वकील हो चाहे, देखो, कोर्ट हो चाहे लॉयर हो, माने वकील हो चाहे डॉक्टर हो, अपने सीमा में रहते थे। इसका मतलब वो लूटते नहीं थे। आज के डॉक्टर कुछ ऐसे हैं ना, कुछ की बात कर रहा हूं, तो क्या करते हैं, मरे हुए रोगियों का इलाज कर देते हैं। बिना काम के आपको पानी चढ़ा देंगे, जिसकी आवश्यकता नहीं है ना, कमाने के लिए आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। आपके इमोशंस के साथ खेलते हैं आज के डॉक्टर। तो कह रहे हैं ना कि ये उस समय की बात है जब हमारे देश में कोर्ट हुआ करता था, लॉयर होते थे, डॉक्टर्स होते थे। ये पीपल को ठगते नहीं थे, देखा ना, ये अपने सीमा में रहते थे। एवरीबॉडी न्यू दैट दिस प्रोफेशन वर नॉट पार्टिकुलरली सुपीरियर। सब लोग जानते थे, लेकिन एवरीबॉडी न्यू दैट, सब लोग जानते थे, न्यू मतलब जानना, दैट दिस प्रोफेशन मतलब ये जो प्रोफेशन है, कौन सा प्रोफेशन, कोर्ट, लॉयर और डॉक्टर, वर नॉट पार्टिकुलरली सुपीरियर। ये बहुत बड़ा सुपीरियर नहीं समझते थे खुद को, मतलब कि सबको बराबर समझते थे। वो किसान हो चाहे लॉयर हो चाहे डॉक्टर हो चाहे कोर्ट हो। लिखा हुआ है कि मोरेवर, इतना ही नहीं, मोरेवर मतलब इतना ही नहीं, दिज वकील एंड वेद्स डिड नॉट रॉब पीपल। लिखा है ना कि वैद्स मतलब कि ये जो वकील्स होते थे, और वैद्स मतलब कि डॉक्टर जो होते थे, ये पीपल को कभी ठगते नहीं थे। आज के जो डॉक्टर है भाई, मैं कुछ की बात कर रहा हूं, आपको बीमारी है कुछ, कमाने के लिए वो बिना काम के इलाज करेंगे आपको। आप इस बात को जानते होंगे, किसी किसी डॉक्टर के चक्कर में आप पड़े होंगे तो देखे होंगे कि आपको बीमारी नहीं है, फिर भी कुछ बीमारी बना के इलाज कर देगा आपको। आपको कुछ नहीं हुआ है, आप ले जाकर के आईसीयू में भर्ती कर देगा। ऐसा बहुत मैंने देखा है, इसलिए बता रहा हूं। लिखा है कि वो रॉब मतलब ठगना, ठगना, चोराना, डांका डालना, तो ऐसा नहीं करते थे। जो पहले के वकील्स और ये जो वैद्य होते थे, ठगते नहीं थे किसी को। और वकील, आज के वकील देखो ना, तुम उसके पास नहीं जाओगे केस लेकर के तो जानबूझ करके लड़वा देगा, आपके भाई से आपको लड़वा देगा और कमाएगा। आज के वकील का ये कर रहे हैं, कुछ वकील की बात कर रहा हूं। तो उस समय ऐसा नहीं होता था। लिखा हुआ है कि दे वेयर कंसिडर्ड पीपल डिपेंडेंट्स नॉट देयर मास्टरी। तो वो पीपल लोगों के ऊपर क्या करते थे, निर्भर होते थे, अपने मालिकाना हक नहीं जताते थे, वही ना, वो अपनी मास्टरी नहीं दिखाते थे। जस्टिस आज टॉलरेबली फेयर। लिखा ना, फेयर मतलब निष्पक्ष होता था। जस्टिस निष्पक्ष क्या होता था, उस समय की बात कर रहे हैं गांधी जी कि जस्टिस मतलब न्याय, निष्पक्ष होता था। आज तो आपको कोई मार देगा और मारने वाला ही व्यक्ति जाकर के दरोगा को पैसा दे देगा ना, ये देखिए ये मुझे मारा है, उल्टा में केस आप पर हो जाएगा। तो उस समय ऐसा नहीं था। उस समय केस क्या था, उस समय जस्टिस था, जो न्याय था वो टॉलरेबली फेयर था, निष्पक्ष था। लिखा है द ऑर्डिनरी रूल वाज अवॉइड द कोर्ट। जो हमारा सामान्य कानून था, जो हमारा साधारण कानून था, अवॉइड मतलब क्या होता है, देखो दूसरी बार अवॉइड शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। अवॉइड मतलब क्या होता है, उसको नकार देना, उसकी अवहेलना करना। तो हम लोग कोर्ट की क्या करते थे, अवहेलना करते थे। जो हमारी ऑर्डिनरी रूल था ना, उसी से अपना झगड़ा फरिया लेते थे। इसका क्या मतलब है कि देखिए भाई, आपस में कुछ दो भाइयों का चाहे चार भाइयों का चाहे दो समुदायों का झगड़ा हुआ ना, तो उस गांव के लोग ही बैठ करके समस्या को सुलझा लेते थे। इसको कहते हैं ऑर्डिनरी रूल, सामान्य नियम, सामान्य कानून, समझ गए। तो जो सामान्य कानून होता था ना, कोर्ट को अवॉइड कर देता था। मतलब लोग सोचे हम अपना झगड़ा खुद ही फरिया लेंगे, तो कोर्ट जाने की क्या जरूरत है। इसका मतलब ये हुआ। लिखा हुआ कि देयर वेयर नो टाउट्स टू ल्योर पीपल इनटू देम। देखो लिखा ना कि टाउट्स एंड ल्योर, इसका मतलब कि दलाल समझ लो, बिचौलिया समझ लो, दलाल और बिचौलिया समझ लो। तो उस समय कोई दलाल और बिचौलिया नहीं था। तो कहेंगे ये सर आज दलाल और बिचौलिया होता है क्या। यस, आप जाइए वीडियो से मिलने, जो उसका दरवाजे पर रहेगा ना, कहेगा कितना पैसा दीजिए तो मिलाएंगे। जाइए डीएमएसपी से मिलने, कहेगा कितना पैसा दीजिए तो मिलाएंगे ना, तो डीएम साहब गए हैं मीटिंग के लिए। ऐसा होता है, ऐसा होता है। यदि आप पैसा देंगे तो फटाक से डीएम से मिलवा देगा। तो बताइए बिचौलिया दलाल नहीं है, एकदम है। लेकिन उस समय ऐसा नहीं हुआ करता था। गांधी जी ऐसा कहते हैं, दिस एविल टू वाज नोटिसेबली ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स। ऐसा कहाँ देखने को मिलता था, जो बड़े बड़े शहर थे ना, जो राजधानी थे उसके आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिलता था। लिखा हुआ है कि द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली। जो कॉमन पीपल मतलब साधारण लोग, आम जनता ना कहते हैं उसी को कॉमन पीपल। तो आम जनता, लिव मतलब रहती थी इंडिपेंडेंटली, मतलब स्वतंत्र, किसी का गुलाम नहीं। एंड फॉलो देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, एग्रीकल्चर, और अपना क्या करती थी, आम जनता तो स्वतंत्र जीती थी और अपना एग्रीकल्चरल मतलब कि कृषि कार्य करती थी।
दे इंजॉय टू होम रूल। और वास्तव में यही स्वदेश के अपने जिंदगी को क्या करते थे, सच्चे रूप से इस्तेमाल करते थे। देखिए, और ये रहा अंतिम पैराग्राफ, यहाँ पर हो जाएगा समाप्त। वीडियो मैं जान रहा हूँ कि थोड़ा सा लंबा बन रहा है, आप देख लेंगे ना तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। देखिए लिखा है कि इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड मी, इंडिया की सिविलाइजेशन के बारे में मैंने व्याख्या किया। मी मैंने बताया था ना शुरुआत में ही कि जहाँ आई, मी, माई, माइन, माइन सेल्फ लिखा रहेगा, समझेंगे कि वो गांधी जी स्वयं के लिए लिख रहे हैं। तो लिखा है कि द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाई मी, तो इंडिया सिविलाइजेशन के बारे में, जो इंडिया के सिविलाइजेशन के बारे में मैंने डिस्क्राइब किया, व्याख्या किया है, हैज बीन सो डिस्क्राइब्ड बाई इट्स वोटरी। वोटरीज मतलब क्या होता है, समर्थक। तो जो इसके समर्थक है ना वो भी यही बात कहते हैं, जो मैंने कहा ना वो भी समर्थक भी यही बात कहते हैं। लिखा है कि इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के किसी हिस्सा में नहीं, एंड अंडर नो सिविलाइजेशन, और दुनिया के किसी सिविलाइजेशन में नहीं मतलब दुनिया के किसी हिस्सा में नहीं, अंडर नो सिविलाइजेशन, और दुनिया किसी भी सिविलाइजेशन के अधीन, नो मैन अटेंड परफेक्शन, तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें पूर्णता आ सके। तो कोई ऐसा सिविलाइजेशन नहीं है जो प्रत्येक व्यक्ति में पूर्णता ला दे। गांधी जी का कहना ये है। लिखा है परफेक्शन मतलब पूर्णता हुआ। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण है, कंसंट्रेशन बने 5 मिनट के लिए, बस 5 मिनट में समाप्त हो जाएगा। लिखा है कि द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, तो भारत का जो सिविलाइजेशन है, टेंडेंसी मतलब क्या होता है, इरादा रखना। तो इंडियन सिविलाइजेशन, जो भारत का जो सिविलाइजेशन है, टू एलिवेट द मोरल बींग्स, एलिवेट मतलब क्या होता है कि उस पर आधारित है ना, चाहे बढ़ावा देता है। द टेंडेंसी मतलब इरादा रखता है इंडियन सिविलाइजेशन क्या, टू एलिवेट द मोरल बींग, तो मोरल बींग पर आधारित है भारत का सिविलाइजेशन। और ये मोरल बींग क्या है सर, मोरल बींग ये है एक दूसरे की मदद, सच बोलना, अहिंसा करना, सपोर्ट करना एक दूसरे का। और देखिए क्या कहते हैं, दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपोगेट इमोरालिटी, मतलब कि प्रोपोगेट मतलब कि बढ़ावा देना, है ना। तो इंडिया का जो सिविलाइजेशन है वो किस पर आधारित है, मोरल बींग पर, और जो वेस्ट का सिविलाइजेशन है किस पर आधारित है, इमोरालिटी पर, अर्थात कि मटीरियलिटी पर कह सकते हैं। दो बात याद रखिए, इंडिया के सिविलाइजेशन मोरल बींग, और वेस्ट का सिविलाइजेशन इमोरालिटी कह लीजिए चाहे मटीरियलिटी कह लीजिए। थोड़ा सा बचा है, द लेटर इज गॉडलेस, लेटर मतलब कि बाद वाला के बारे में कह रहे हैं, अर्थात कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बारे में। वेस्टर्न सिविलाइजेशन क्या है, गॉडलेस है, अर्थात यहाँ पर कोई भगवान नहीं है। तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन क्या है, गॉडलेस है, यहाँ पर कोई भगवान नहीं है। द फॉर्मर बेस्ड ऑन, फॉर्मर मतलब क्या होता है, फॉर्मर मतलब होता है कि आगे वाला। तो आगे वाला किसके बारे में कह रहे हैं, इंडिया के सिविलाइजेशन के बारे में। बिलीव इन गॉड, बिलीव मतलब कि विश्वास करते हैं, किस पर, गॉड में विश्वास रखते हैं। लिखा है सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग, मतलब कि ऐसा अंडरस्टैंडिंग मतलब समझते हुए, विश्वास करते हुए, इट बिहॉव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया टू क्लिंग, क्लिंग लिखा है ना, क्लिंग मतलब कि चिपक करके रहना, द ओल्ड सिविलाइजेशन इवन एज अ चाइल्ड क्लिंग टू द मदर्स ब्रेस्ट, मतलब कहने का मतलब ये है ना कि हम अपने सभ्यता से ऐसे जुड़े रहें जैसे कि एक बच्चा अपने माँ के ब्रेस्ट से, अपने माँ के सीने से चिपक करके रहता है, ठीक है ना। और यहाँ से मेरा लेक्चर हो गया समाप्त। इसके बाद मेरा पार्ट 3rd वीडियो आएगा जिसमें 10 से लेकर के 24 तक करेंगे। देखिए ये मैं मानता हूँ कि वीडियो जरूर लंबा हो गया, लेकिन आप इस वीडियो को बढ़िया से वॉच कीजिए, आप बढ़िया से समझिए, बढ़िया से देखिए और बढ़िया से सीखिए, और एग्जाम में जा करके एकदम पूरा नंबर उठेगा, कहीं से नहीं नंबर कटने वाला है, ठीक है ना। और देखो मैं ये वीडियो इसलिए शूट कर रहा हूँ कि आने वाले हमेशा के लिए काम करें, आने वाले समय में हमेशा के लिए काम करें, ऐसा नहीं कि केवल 27 बोर्ड के लिए काम करें, हमेशा के लिए काम करें। इसलिए मैंने थोड़ा सा वीडियो को लंबा किया है और पूरी तरह से समझाने का प्रयास किया है। वीडियो समझ में आया है तो एक बार लाइक करके सब्सक्राइब करके हमारा जरूर उत्साह बढ़ाएंगे। थैंक यू, जय हिंद।